अस्सलाम वालेकुम। आज स्पेशल में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, पाक सरजमीन पार्टी को आज एक और अहम कामयाबी मिली है और MQM के डिप्टी मेयर अरशद वोरा साहब ने PSP ज्वाइन की है। PSP में शमूलियत इख्तियार की। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनीस कायम खानी साहब के साथ और कहा कि उनके पास एज डिप्टी मेयर जो इख्तियारात थे आवाम को डिलीवर नहीं कर सके और परफॉर्मेंस उनकी बेहतर नहीं थी और उनकी क़यादत का विजन नहीं था कि उनको काम करने दिया जाए, इसलिए वो बेबस हो गए और अपनी बेबसी का इजहार उन्होंने इस तरह से किया कि MQM को छोड़ा और पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन 10 मार्च 2017 को हमारे साथ ही थे अरशद वोरा साहब और उस वक्त उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से मुतालिक क्या कहा था, जरा ये आपको सुनवाते हैं। तो अरशद साहब, इन 100 दिनों पहले जो ऐलानात किए गए थे, कितनी कामयाबी मिली है? कितने फीसद आप जो आपका अज़्म था, जो आपका इरादा था, उसमें आप पूरे हुए हैं? आप क्या समझते हैं ये मुहिम कामयाब हुई है? जी माशाल्लाह बहुत कामयाब हुई। हमारा इनर मुतमईन है, हमारा ज़मीर मुतमईन है, हमारे तमाम चेयरमैन ने, तमाम यूनियन। अरशद साहब, क्या आवाम मुतमईन है जिसके लिए आप काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, आवाम बहुत मुतमईन है। आवाम ने हमारी ड्राइव देख ली, आवाम ने हमारा जज्बा देख लिया, आवाम ने हमारी वर्क करने की कैपेसिटी देख ली, विच विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम नाउ ऑन। और ये एफर्ट्स हमारी जो है ये सारे देखेंगे। तो ये 10 मार्च के अरशद वोरा साहब के ख्यालात थे जिसमें वो कह रहे थे कि अवाम मुतमईन भी है उनके काम से, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी काम के तसलसल को जारी भी रखेंगे। आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनीस कायम खानी के साथ और PSP में अपनी शमूलियत का ऐलान किया, तो इसी परफॉर्मेंस से मुतालिक उनका आज क्या कहना था, जरा ये भी आपको सुनवाते हैं। हमारे पास जो भी इख्तियारात थे, जो भी वसाइल थे, हमने अवाम को डिलीवर नहीं किया, यही पार्टी छोड़ने की वजह है। मैंने कहा कि मेरे साथ लोग आना चाह रहे थे, लेकिन मैं क्योंकि नहीं चाह रहा था कि मेरी वजह से इस वक्त सब लोग आए। आना सब नहीं है इंशाअल्लाह ताला। वी ओन कराची। तो ये आज के ख्यालात थे अरशद वोरा साहब के, जो कि 6 से 7 माह में बिल्कुल ही बदल गए, बिल्कुल ही ऑपोजिट दिखाई देते हैं। अपने पैनल का आपसे तारुफ करा देते हैं। PSP की रहनुमा आसिया इसाक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और PTI के रहनुमा फैसल वाउडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, आपकी इजाजत से आसिया इसाक साहिबा से जरा आगाज कर लेते हैं, चूंकि इनकी पार्टी में एक और अहम रहनुमा शामिल हुआ है। आसिया साहिबा, बहुत मुबारक हो आपको। ज़ाहिर अरशद साहब अब आपके साथ आ गए हैं, लेकिन ये जो शॉर्ट्स अभी आपने सुने होंगे, उनके ख्यालात जो गुज़िश्ता 7 माह के दौरान बदले हैं, अचानक इतनी तब्दीली कैसे आ गई? 7 माह पहले वो कन्विंस कर रहे थे हमें कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अवाम भी मुतमईन है, आज वो कहते हैं कि नाकाम हो गए और अवाम के मुजरिम हैं हम, इसलिए PSP में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया अरबा। अगर आपने उनकी वोरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी हो और उसके बाद उन्होंने जो टॉक शोज़ के अंदर भी वो अपीयर हुए हैं, तो बड़ा उन्होंने क्लियरली एक बात ये कही कि वो पिछले 1 महीने से फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे जो हालात वहाँ पर मौजूद थे और जिनको वो फेस कर रहे थे उस हिसाब से। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने ये बात उन्होंने बड़े क्लियरली होकर कहा कि डेफिनेटली, और यही बात हम भी कहते रहते थे कि जी ये आपका मैंडेट नहीं है, ये फारूक सत्तार का मैंडेट नहीं है MQM, ये मैंडेट है अल्ताफ हुसैन का। और जिस तरीके से वोरा साहब ने भी ये कहा कि जी 23 अगस्त को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी MQM को, और वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि वो उस पर कैपिटलाइज करते और कराची की पब्लिक को डिलीवर करते। तो डेफिनेटली ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि वहाँ पर वो डिलीवर कर सके, लेकिन यकीनी तौर पर जो हालात थे, जो मामलात थे, वो आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि सिर्फ यही नहीं कि अरशद वोरा, बल्कि उन्होंने बड़े साफ लफ्जों में, अगर आपको उनके अल्फाज याद हो, उन्होंने कहा था आधी से ज्यादा जो काउंसिल है, बल्कि तकरीबन पूरी काउंसिल जो है वो उनके साथ आने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जिसको आना है वो खुद आए अपने तौर पे और फिर सारा सिलसिला आगे बढ़े। यकीनी तौर पे देखें, फ्रस्ट्रेशन तो सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि ये तो एक ईमानदारी की बात है और इसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। इसको इस तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए कि तमाम जितने अवामी नुमाइंदे जो मुंतखब होते हैं उनका सिर्फ काम डिलीवरेंस है, और अगर वो डिलीवर नहीं कर सकते या कर सक रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहला ऑप्शन यही होना चाहिए, तमाम ऐसे माशरे जो कि तरक्की याफ्ता माशरे हैं, जो तहजीब याफ्ता माशरे हैं, उनका तरीक़ाकार ये है कि जब आप डिलीवर नहीं कर सकते तो आप स्टेप डाउन करते हैं, और यही अरशद वोरा ने किया है। लिहाजा ये एक अच्छी मिसाल है, और मेरे ख्याल से इस मिसाल को सिर्फ यहाँ कराची के हद तक नहीं या सिंध के हद तक नहीं, पूरे पाकिस्तान के लेवल के ऊपर इसको देखना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि एक अच्छी मिसाल है। फैसल साहब की राय इस पर जरा लेते हैं। फैसल साहब, ये एक अच्छी मिसाल तो बहरहाल है कि आप आएं और अपनी नाकामी का एतराफ करें, लेकिन क्या ये सिर्फ एतराफ काफी होता है? 1 से 1.5 साल अगर आप किसी ओहदे पर रहें और बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सकते, बिल्कुल डिलीवर ना कर सकें, और फिर इल्जाम अपनी क़यादत पर धर दें कि जी कायद का विजन नहीं था काम करने का और हमारे पास जो वसाइल थे वो भी दस्तियाब नहीं थे, इसलिए हम काम नहीं कर सके, लेकिन ओहदे पर इतने अरसे तक हम रहे, सिर्फ एतराफ काफी है आपके ख्याल में नाकामी का? आपका अगर आप याद करें तो मैं रिकॉर्ड का हिस्सा हूँ 22 अगस्त की स्पीच के बाद,
ये एमक्यूएम पाकिस्तान एमक्यूएम लंदन की ही सब्सिडरी है। इसको मैं तो अगर एमक्यूएम चाइना कहता हूँ कि जब चाहे स्टिकर लगा देते हैं पाकिस्तान का या लंदन का। ये तो रेंजर्स को खराज तहसीन जाता है कि उन्होंने रात को 22 अगस्त की रात को अपनी यूनिवर्सिटी में ले जाकर ग्रेजुएट कर दिया एक ही रात पे, सुबह सुबह निकल है कि जी हम पाकिस्तान है। देखिए ये एक ऐसे कायद की पुष्पनाई और एक ऐसे कायद की नर्सरी में बल्ले बड़े हैं जिसके अंदर भत्ताखोरी, कत्लो गारत, जिंदा लोगों को जला देना, भत्ता लेना, स्ट्राइक करना, पाकिस्तान के झंडे को जलाना, लोगों को आग लगाना, अदलिया को गालियां देना, फौजियों को गाली देना, ये इनका तर्ज सियासत था। बंदूक के बैरल से इन्होंने वोट लिया, जिसके बाद आपने हाथ देखा कि इनको वोट तितर बितर हो गया। फिर जब फारूक सत्तार साहब की बात आई तो मैंने पहले भी रिकॉर्ड कर सका, मैं आपके प्रोग्राम में ही बोल देता हूँ कि देखिए एक आदमी को 30 साल तक राब्ता कमेटी के अंदर गंदी गलीज गालियां देके मुखातिब किया जाता था। अगर मैं मिसाल के तौर पे मेरा चेयरमैन मुझे गंदी गलीज गाली दे तो या तो मैं उसका गला पकड़ लूंगा या मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा, कमजोर होगा तो पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन जब एक आदमी इतनी गंदी गलीज गालियां पूरे 30 तो साल फैसल साहब ये तो बड़ी राजदारी वाली इंफॉर्मेशन है, आप तक कैसे पहुंची है? पूरी दुनिया को पता है यार। आप मीडिया के अंदर बैठे, आपके पास ऑडियोज नहीं है, आप भी तो ऑडियोज देखिए, आप फुटेजेस निकालें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। वो उस टाइम पे तो मीडिया की हिम्मत नहीं होती थी, हम तो उस वक्त भी शोर करते थे, चिल्लाते थे और अपना झंडा लगाते थे कि जी अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत। हम तो उस टाइम पे बोले जिस टाइम पे मीडिया जो था वो मीडिया क्या पाकिस्तान का कोई आदमी बात करने को तैयार नहीं था। तो ये तो एक लॉजिकल बात है कि देखिए अगर आप कमजोर आदमी तो आप लीडर नहीं बन सकते, ये तो अंडरस्टूड है। फिर जब लीडर आप बन गए किसी भी पैनारे में, और उसमें नवाज शरीफ साहब ने एक्चुअली उस टाइम पे इनकी हेल्प की क्योंकि ये बैन होने जा रही थी और अब भी ये बैन होने जा रही है। और ये जो केस लगा है ये भी फारूक सत्तार की मर्जी से लगा है। ये जो सारे काम हुए हैं सेनेट में जो हुआ है वो भी फारूक सत्तार की मर्जी से हुआ है। तो फारूक सत्तार और 3-4 लोगों ने मिलकर माल लूटना शुरू किया, केडीए से, इधर से उधर से। अब तो ये माल केएमसी से सॉरी ये माल लूटना शुरू हो गए और तितर बितर सलमान बलोच जैसे आदमी को निकाल दिया, वोरा साहब निकल गए। कतई नजर के वोरा साहब के ऊपर बहुत केसेस है और वो अंडर प्रेशर भी है अभी, और उनकी एफआई में हाजिरी भी हो रही है, उनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए ही इज अ डिसेंट मैन, और अगर उन्होंने मजबूरन तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उनको केसेस हैं, लेकिन उन्होंने एक बेहतर फैसला किया है क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब की एक चीज बड़ी लॉजिकल है कि वो कहते हैं कि यार मैंने जो गुनाह किया उसकी तो मैंने माफी मांग ली, अल्लाह से ही मांग रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा मैं मैंडेट जो है उस गद्दार का नहीं लूंगा, मैं अपनी क़यादत अपनी पार्टी के नाम पे इलेक्शन में जाऊंगा, जो बड़ा जबरदस्त खुशाइन पैगाम है। और मैं इनको भी कहता हूँ, इनमें भी अच्छे चेहरे हैं, फैसल सब्जवारी है, ख्वाजा इजहार है, सलमान बलोच है, फरूक नसीम साहब है, खुशबू शुजात साहब है, अली रजा आब्दी है, और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो मजबूरन फंसे हुए इनके हाथ में, और उनको अगर एक प्रिविलेज मिले और वो अपनी पार्टी बनाए किसी और पार्टी में जाए तो दे कैन सर्व द कंट्री मच बेटर देन व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। तो ये जो नाम आपने सारे लिए ये एमक्यूएम के अच्छे लोगों के नाम है, बकौल आपके आप कह रहे हैं कि ये तमाम लोग अच्छे हैं। आसिया साहबा, ये जो फैसल वाडा साहब जो नाम ले रहे हैं, फैसल सब्जवारी, अली रजा आब्दी, खुशबख्श शुजात साहबा, ये तमाम लोग कब पीएसपी की जानिब माइल होंगे? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि आना तो सबको है, आज अरशद वोरा साहब ने भी कहा, तो इन सब से भी आप लोग के राब्ते हैं? अरबाब, मैंने पहले भी एक टॉक शो के अंदर, बल्कि 2 टॉक शोज के अंदर अभी रिसेंटली मैंने ये बात कही थी जब मुझसे ये बात हुई थी कि कौन ऐसा है जो राब्ते में नहीं है पाक सरजमीन पार्टी से। अच्छा। ऐसा कोई भी शख्स वहां पर मौजूद नहीं है जो कि राब्ते में नहीं है। अच्छा, और दूसरी अहम बात फारूक सत्तार साहब भी राब्ते में? अगर मेरे जो जुमला मैं जुमला अच्छा फैसल साहब आपसे डिटेल में जवाब लेता हूँ। आसिया साहब अपनी बात कंप्लीट करना। जी आसिया साहब, जी जी। मेरे जुमले के अंदर बहुत कुछ पोशीदा है और वो ये जुमला है कि कौन है जो राब्ते में नहीं है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर तो आप वाकई कराची के साथ सिंसियर थे, वाकई आप जो है वो इस बात के आपके पास बड़ा दम था तो आप कराची को डिलीवर करते। आप इस वक्त कराची की हालत आप आकर देखें, आप यहाँ पर मौजूद है, आपको आप आकर देखें कौन सी ऐसी सड़क है जहाँ कचरा मौजूद नहीं है, गंदा पानी जो है वो घर से जा नहीं रहा है और साफ पानी घर के अंदर आ नहीं रहा है। ये तो सूरत हाल है ना, जैसे अरशद वोरा साहब ने कहा हमारे पास इख्तियारात ही नहीं थे, जो दस्तयाब इख्तियारात थे वो बहुत ही नहीं, उन्होंने नहीं, करेक्शन कर लीजिए, उन्होंने ये कहा कि जितने भी इख्तियारात थे और जितने भी वसाइल थे। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आपके पास सरप्लस बजट होता है तो आप उसके हिसाब से प्लान करते हैं, जब आपके पास कम बजट होता है तो आप उसके हिसाब से प्लान करते हैं। द पॉइंट वाज दैट कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास विजन ही नहीं था। ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है इसके पास विजन ही नहीं था कि वो शहर को डिलीवर करते। दिस इज द पॉइंट। और फिर उसके बाद उनके पास विल नहीं थी, और विल की सबसे बड़ी वजह यह
हैं कि जी वो सब के सब, जिस तरीके से अभी फैसल ने एक बात कही कि ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ अपने लूट मार करने में और अपने पैसा बनाने में लगे हुए हैं। अभी आप ये देखिए ना, एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो अपना वो हाल कर दिया था कि जैसे अरशद वोरा साहब ने भी कहा कि ये नहीं पता होता था कि किसके साथ कौन सी पॉलिसी है, ना एनए के कैंडिडेट्स को पता होता था, मेंबर नेशनल असेंबलीज को पता होता था कि क्या लाइन टो करनी है, ना प्रोविंशियल असेंबली के लोगों को पता होता था कि क्या लाइन टो करनी है, ना लोकल बॉडीज के अंदर किसी किस्म की पॉलिसी थी। सुबह ये पीटीआई के साथ बैठते थे, शाम में पीएमएलएन के साथ बैठते थे, दोपहर होती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाते थे। ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से जो इलेक्टेबल लोग हैं, जो इलेक्टेड हुए हैं, जब वो अपने अपने इलाकों में जाते थे तो उनको अवामी जिसको कहते हैं गैज़ो गजब का सामना करना पड़ रहा था। लोग मजाक उड़ाने लग गए थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। मैं आज आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ, आज आप कराची की सड़कों में निकलिए, आप जरा सा इन लोगों के नाम तो लीजिए, आप इन लोगों के बारे में बात तो कीजिए। बच्चा बच्चा इनके ऊपर हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? इसलिए कि दे वर नॉट एबल टू डिलीवर। और फिर सबसे अहम चीज ये कि अगर ये जिस तरीके से 22 अगस्त की बात हुई कि 22 अगस्त को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी ये अपने आप को अलग करते, तो आप ये देखिए कि अभी जो नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है जिसमें आमिर खान के ऊपर और फारूक सत्तार के ऊपर जो एलिगेशन है, तो वो तो वीडियो सामने आ गई है कि अगर अल्ताफ हुसैन ने नारा लगाया पाकिस्तान मुखालफत का, तो पीछे से आमिर खान ने क्या जुमले इस्तेमाल किए और किस तरीके से कौन ऐसा है जो राब्ते में नहीं है, और आपके इस जुमले में बहुत से सवालात के जवाबात भी मौजूद हैं। तो इस वक्त एमक्यूएम के रहनुमा अली रजा आब्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इसका जवाब। अली रजा आब्दी साहब, आसिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल वाडा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिया साहब अभी कह रही थी कि एमक्यूएम का वो कौन सा रहनुमा है जो कि इस वक्त उनसे राब्ते में नहीं है, यानी पीएसपी से राब्ते में नहीं है। आपसे भी राब्ता हुआ है? किसने राब्ता किया आपसे? नहीं, मैं इनसे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मैं राब्ते में नहीं हूँ और ना मैंने राब्ते में आना है। ये गलत बात कर रही हैं और इनको करेक्ट कर लेना चाहिए अपने आप को। अच्छा, अरशद वोरा साहब ने आज ज्वाइन किया, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आपके तमाम रहनुमाई पीएसपी की तरफ जा रहे हैं। फारूक सत्तार साहब कह रहे थे कि अगर कोई अब शख्स गया, कोई भी रहनुमा गया, तो हमने तमाम लोगों से इस्तीफे ले लिए, हम इस्तीफे दे देंगे। अभी 22 अक्टूबर की बात है, तो अब अपने बयान पर वो कायम है। ऐसा ही होगा आज या कल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अनीस कायम खानी साहब ने भी कहा कि अब आपके इस्तीफों का इंतजार है। देखिए, इस्तीफे तो असूलन उन लोगों को देने चाहिए जो लोग मुत्तहिदा को छोड़ के पीएसपी में गए हैं। ये कानून भी कहता है, आइन भी कहता है, इलेक्ट्रल रोल भी कहता है और आपके रूल्स एंड प्रोसीजर भी कहते हैं बिजनेस के। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो इस्तीफों की बात की थी, हमने इस्तीफे लिख के फारूक सत्तार साहब को दे दिए। अब वो उनकी मर्जी है कि वो कब स्पीकर को प्रेजेंट करते हैं, वो पार्टी का प्रोगेटिव है। जो कहा गया था वो एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स के लिए था, लोकल गवर्नमेंट सेटअप के लिए नहीं था। लेकिन अरशद वोरा भाई आज गए हैं, हमें अफसोस है इस चीज का और हमें ये भी अफसोस है कि हम उनकी जो मदद नहीं कर सके, जो उनका FIA का केस बना था अभी पिछले दिनों और एक अप्रूवर ने उनका नाम लिया था और साथ में और 3-4 हमारे जो मेंबरान हैं उनका नाम भी लिया है। तो हो सकता है केस को संभालने के लिए, क्लियर करने के लिए अनीस भाई ने या पीएसपी ने कोई उनसे वादे किए हों कि शायद हम लोग क्लियर करा देंगे। क्या इतनी पावर में इस वक्त वो हैं? ना वो सिंध हुकूमत में है, ना वफाकी हुकूमत में है, ना कोई पोर्टफोलियो उनके पास है। कैसे खत्म करा सकते हैं केसेस मुस्तफा कमाल या अनीस कायम खानी? उनके पास एक जादू की मशीन है और वो जादू की मशीन जब चलती है तो उसमें ये सारी चीजें हो जाती हैं। आप देखते रहिएगा, इससे पहले भी बहुत सारे लोग गए हैं। अनीस कायम खानी साहब खुद बल्दिया फैक्ट्री फायर केस में नॉमिनेटेड थे बहुत अरसे तक, लेकिन वो खुद क्लियर हो गए उससे। अब हो सकता है हम्माद सिद्दीकी साहब भी आ रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाएं। तो इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि अरशद वोरा साहब भी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, फैसल साहब, आप किसी खुफिया मुलाकात का जिक्र कर रहे थे। अली रजा आब्दी साहब तो कह रहे हैं कि एक जादू की मशीन है मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब के पास। आपके पास क्या? आपने तो कहा कि कुछ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। खुफिया मुलाकातों के नतीजे में ये शमूलियत हो रही है या फिर ये जादू की मशीन का ही वाकई नतीजा है? देखिए जी, मैंने जो नाम लिए उनमें अली रजा आब्दी साहब का भी नाम जी, आपने तो इनके बड़े अच्छे अल्फाज में आपने अभी याद किया था और देखें वो आ भी गए साथ। जी, अच्छे चेहरे हैं और चाहे ये मेरे खिलाफ, लेकिन जो हक की बात है वो होनी चाहिए, अच्छे चेहरे हैं। और मैं समझता हूँ कि मुस्तफा कमाल साहब के केस में कुछ बातें जो अली आब्दी साहब ने की हैं वो रेलेवेंट भी हैं, लेकिन जहाँ तक आसिया साहिबा ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात को डिसरिगार्ड नहीं करूंगा, ना डिस्क्रेडिट करूंगा। तो फारूक सत्तार साहब, मैं हल्फिया कहने को तैयार हूँ कि अकेले दिन के अंधेरों में, रात के अंधेरों में बिल्कुल मिले मुस्तफा कमाल साहब के साथ, अनीस कायम खानी साहब के साथ इनकी मुलाकातें हुई हैं। मे भी अली रजा आब्दी साहब को ना, और ये बड़े मुखलिस कारकुनों में से हैं जिन्होंने
प्रिंसिपल स्टैंड, जब मुल्क तोड़ने की बात आई, मुल्क का झंडा जलाने की बात आई, तो फैसल साहब, 1-on-1 मुलाकात हुई है मुस्तफा कमाल साहब की फारूक सत्तार साहब से, या 1-on-1 हुई है, 1-on-1 हुई है, और एक नहीं हुई है। तो ये पीआईबी के मरकज पे या पाकिस्तान हाउस में हुई है, कहाँ पर हुई है? पाकिस्तान हाउस में हुई है, होटल्स में हुई है, इस्लामाबाद में हुई है, लंचेस हुए हैं, डिनर्स हुए हैं, वो आप छोड़ दें, और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो मैं हल्किया करने को तैयार हूँ। और जो बात मैंने आज तक की, अल्लाह की मेहरबानी है कि वो ठीक और सच कही है। और जहाँ तक प्रिंसिपल्स की बात है, मेरा अपना ख्याल ये है कि जो पिछला लाएमल है, और मैंने भी हमाद सिद्दीकी के ऊपर यही स्टैंड लिया है कि वो एक कन्विक्टेड सॉर्ट ऑफ कन्विक्टेड, वो उसकी जीआईडी जिसने बनाई है, वो सारे बड़े ईमानदार डीआईजीज हैं, टॉप ऑफ द लाइन है, ट्रिपल ए क्रेडिबिलिटी के लोग हैं, और उसके ऊपर ये 250 लोगों का कितना केस नहीं है। उसके अलावा भी कई 100 लोगों की बलि का बकरा बना के उनको भेंट चढ़ाया है, और उनको पुलिस सिक्योरिटी और मोबाइल दी जाती थी एक काफी रोड। तो पहले के मुकाबले में ऐसा हुआ है पास्ट में कि लोगों ने गेम बना के बड़े लोगों को ड्राइव इन करके इधर उधर पास किया है, और इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम जैसे लोग बिल्कुल सड़कों पे नहीं, कोर्टों के दरवाजों के बाहर खड़े होंगे। सही। तो अली रज़ा अब्दी साहब, फैसल साहब तो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा मुलाकातें हुई हैं, पाकिस्तान हाउस में भी हुई हैं, इस्लामाबाद में भी हुई हैं, 1-on-1 मुलाकातें हुई हैं। जब आपकी पार्टी क़यादत खुद राब्ते में है और आपसे अब तक राब्ता नहीं हुआ, ये बड़ी हैरान कुन बात है। नहीं, मैं करूंगा भी नहीं राब्ता। अच्छा, जिन मुलाकातों का जिक्र फैसल साहब कह रहे हैं, उनका आपको इल्म है? बेशक वो मुलाकातें हुई होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुल्के हैं, मुलाकातें होती हैं, इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी से भी होती हैं, पीएमएलएन से भी होती हैं, मेरी फैसल भाई से भी होती हैं मुलाकातें। ऐसी बात नहीं है। तो इस मुलाकातों का मतलब ये नहीं होता कि आप पार्टी शिफ्ट कर रहे हैं या फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं या कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अपना एक एहतराम का रिश्ता सबका होता है, उसके तहत मुलाकातें हैं। इसी तरह पीटीआई की पीपल्स पार्टी से होती हैं, पीटीआई की पीएमएलएन से होती हैं, तो ये तो आपस में चलता है, इट्स नॉट अ बिग डील। इसमें इसको, और फिर ऊपर से हम तो एक बहुत बड़ी एपीसी कर रहे थे जिसमें पीएसपी को भी बुलाया था, एमक्यूएम हकीकी को भी बुलाया था, पीटीआई को भी, बाकी पार्टीज को भी बुलाया था, लेकिन वो आखिरी वक्तों पे उसको खत्म करना पड़ा। तो मुलाकातें करने से तो चीजें नहीं इस तरह सोचनी चाहिए। सही। तो आसिया साहबा, अली रज़ा साहब तो कह रहे हैं कि मुलाकातें करने से सिर्फ ये मायने नहीं ले लिए जाते कि कोई पार्टी में शमूलियत हो रही है। और एक आपके सवाल का जवाब तो मिल गया, आपने कहा कौन सा ऐसा रहनुमा है जिससे अब तक रब्ता नहीं हुआ, जिससे जो राब्ते में नहीं है। अली रज़ा साहब कम से कम एक शख्स तो ऐसा है, वो तो खुद आके कह रहे हैं कि अभी तक ना उनसे कोई रब्ता हुआ और ना ही वो आपसे कोई रब्ता करेंगे। देखिए, पहले तो मैं कुछ चीज़ों को चाहूँगी कि आप उसको रिकॉर्ड करके रखें और उसको रेफरेंस के तौर पे फिर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि फारूक सत्तार साहब ने कहा था कि अब कोई गया तो फिर हम सारे के सारे इस्तीफा देंगे। और अली रज़ा अब्दी साहब ने अभी ये बात कही कि नहीं, वो बात फारूक भाई ने एमएनएज और एमपीज के लिए कही थी, लोकल बॉडीज के लिए नहीं कही थी। तो फिर अब उसके बाद अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर यही टेप अली रज़ा अब्दी का भी फिर बजाइएगा जब आप फारूक सत्तार का टेप बजाइएगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों के अंदर कुछ और भी होगा और फिर उसके बाद फिर यही इनका टेप बजेगा। अभी आसिया साहबा, रिकॉर्डिंग तो हम बिल्कुल रखते हैं, चूंकि कल ही मुस्तफा कमाल का वो क्लिप भी हमने दिखाया जब उन्होंने कहा कि हमाद सिद्दीकी को अगर वो मुलविस पाए गए सानिया बल्दिया टाउन में तो मुझे फांसी चढ़ा दें, मैं पूरी कौम से माफी मांगूंगा। अब हमाद सिद्दीकी चंद दिन में पाकिस्तान आने वाले हैं, अगर वो मुलविस हुए तो फिर आप माफी मांगने के लिए तैयार? सुने मेरी बात सुने वी स्टैंड बाय मुस्तफा कमाल स्टेटमेंट। हम उस स्टेटमेंट के बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं। हम ये समझते हैं कि जितना फेयर ट्रायल आसिफ अली जरदारी के लिए दिया गया, जितना फेयर ट्रायल नवाज शरीफ के लिए दिया गया, जितना फेयर ट्रायल इमरान खान के लिए दिया गया, उतना ही फेयर ट्रायल जो है वो हमाद सिद्दीकी के लिए भी मिलेगा। और यकीनी तौर पे वो आ जाएंगे, यहाँ पर उनको लेकर आया जाएगा। और यकीनी तौर पे हम ये समझते हैं कि फेयर ट्रायल अगर हुआ तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं, कुछ और भी लोग जो है वो जमानत के ऊपर बाहर चले गए पाकिस्तान से, उनको भी पकड़ के लेकर लाया जाएगा, जिसके अंदर जो फैक्ट्री थी उसके मालिकान भी शामिल है। तो हम ये उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की जुडिशरी से कि वो एक फेयर ट्रायल हमाद को देंगे और यकीनी तौर पे अगर वो उसमें मुलव्विस हुआ तो डेफिनेटली वी स्टैंड बाय मुस्तफा कमाल स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, जब 2013 में इलेक्शन हुए कराची में तो जाहिर है आप कराची में दूसरी बड़ी कुव्वत बनकर उभरे, आपको एमक्यूएम के होल्ड का सामना था। 2018 में आप क्या देख रहे हैं, पीएसपी होगी आपके मुकाबले पे या एमक्यूएम का एक बार फिर आपको सामना करना पड़ेगा? बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है। और मेरे ख्याल से ये कि मैं जहाँ तक 1 मिनट आपका लूंगा अली रज़ा अब्दी साहब की बात के ऊपर,
कि वो बिल्कुल अपनी बात पे सच्चे हैं इस मामले के अंदर। मैं उस पर भी हल्फ उठाने को तैयार हूँ कि उनकी ना मुलाकात है, ना बात है, ना इनकी तरफ से कोई रास्ता ऐसा हुआ है। इनके अंदर भी कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि अली रज़ा आब्दी एक अच्छा आदमी है, तो अगर कभी किसी और पार्टी वाली रज़ा आब्दी साहब नहीं गए तो फिर हम उनको मनाएंगे कि फिर आप इधर जाएं। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। दूसरी चीज ये कि जो आपने 18 की बात की है, मैं समझ रहा हूँ कि मैं एमकेएम को एज सच 18 में एमकेएम के नाम से चलता हुआ नहीं देख रहा, और बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि इनका लीडर माजरत के साथ बड़ी लंबी गेम खेल रहा है। और जो अली रज़ा आब्दी साहब कह रहे हैं कि मुलाकातें होती हैं, छुप के नहीं होती। मैं अली रज़ा आब्दी साहब से मिला हूं तो मैं कभी पार्टी से छुप के नहीं मिला, पब्लिक से छुप के नहीं मिला। और वहां के दौर हमेशा का है, जब ये लोग मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तब भी कई अच्छे लोग हैं, और आज भी कहता हूँ अच्छे लोग हैं, लेकिन जो इनमें क्रिमिनल, करप्ट, माफियाटिक लोग बैठे हुए, उनका मैंने कल भी सामना किया था, आज भी कर रहा हूँ और कल भी करूंगा। लेकिन जहां तक बात आपकी रही प्रिंसिपल्स की, तो इनके कायद जो अंधेरों में मुलाकातें कर रहे हैं, वो शायद इनकी भी आंख में धूल झोंक रहे हैं कि वो मुलाकातें पार्टी बेस नहीं हो रही, वो इंडिविजुअल बेस हो रही है। उसमें बजट की बात हो रही है, उसमें कम होने की बात हो रही है, उसमें ए और बी प्लान की बात हो रही है, नाम चेंज करने की मुशावरत की बात हो रही है, मुत्तहदा कौमी पाकिस्तान मूवमेंट समथिंग लाइक दैट बनाने की बात हो रही है, जो फिर किसी स्टेज पर रुक गई है। लेकिन आसिया साहिबा की बातें मैं फिर इंडोर्स कर रहा हूँ कि आइंदा 7, 8, 9, 10 दिन के अंदर इनका एमएनए और एमपीए भी जाएगा, तो ये अपनी बात पे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अली रज़ा आब्दी साहब बहुत अच्छा डिफेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल अली रज़ा आब्दी आपको कुछ सारे फैक्ट्स नहीं पता जो शायद हमें पता है। तो अली रज़ा साहब, अब कौन कौन से और लोग पीएसपी में जा रहे हैं? चूंकि फैसल साहब भी कह रहे हैं कि मुलाकातें भी हो रही हैं, वो तो कह रहे हैं अली रज़ा आब्दी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो इनके कायद हैं वो रात के अंधेरों में मिल भी रहे हैं और वो कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। ये क्या गेम हो रहा है? क्या वाकई एमक्यूएम पाकिस्तान का नाम तब्दील होने जा रहा है? पता नहीं, ये तो फैसल भाई को ही पता होगा कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। लेकिन हम अभी कॉन्फिडेंट हैं, अपने स्टैंड मेंटेन कर रहे हैं। पार्टी का नाम ऐसे ही नहीं किसी की ख्वाहिश पे बदला जाता। मैं अगर शोर मचाना शुरू कर दूं कि आज टीवी का नाम खाज टीवी रख दो, तो आपको पसंद नहीं आएगा मेरा ख्याल में ना। तो या फिर मैं पीटीआई का नाम चेंज करने के लिए मैं उस पर लग जाऊं, तो वो भी इनको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसने जाना है वो बेशक जाए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक समंदर है, उसमें नए लोग आ सकते हैं, नए लोग आएंगे, वो जगहें लेंगे। पाकिस्तान की, महाजिरों की और गरीब तबके की, मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी मुत्तहदा आप देखिएगा कि ये सारी की सारी। अली रज़ा, फैसल साहब ये कह रहे हैं कि अब कहाँ रही है मुतवस्सित तबके की जमात? अब कौन से एमएनए एमपीए जो एमक्यूएम पाकिस्तान के हैं या लंदन के भी हैं, वो कौन? मेरा एक सवाल है। जी 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 फैसल साहब, गिनती के लोग होते हैं और कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने बैकग्राउंड्स के साथ भी आए हैं, पैसों के साथ। ऐसी बात नहीं है, बिजनेस भी आए हैं। जी जी फैसल साहब, देखिए अली रज़ा आब्दी साहब की अगर आप बात करेंगे, अली रज़ा आब्दी साहब का कारोबार का पूरे पाकिस्तान को पता है, उनके वालिद के कारोबार का पूरे पाकिस्तान को पता है। मैं अली रज़ा आब्दी साहब से पूछता हूँ, बाकी जो आपके बहुत टॉप लीडर है उनका क्या कारोबार है? फैसल साहब नाम भी बताएं ना, दो चार नाम अली रज़ा साहब को बताएं ताकि फिर उनको जवाब देने में आसानी होगी। बाबर गौरी साहब, उनकी हिस्ट्री आप नहीं जानते। रऊफ सिद्दीकी साहब, उनकी हिस्ट्री आप नहीं जानते। फारूक सत्तार साहब, उनका कौन सा कारोबार है? सही बताए ना मुझे। आज पिछले और फैसल साहब, अगर सलमान मुजाहिद बलोच साहब का भी नाम इसमें ऐड कर दिया जाए, क्योंकि अभी चंद दिन पहले पार्टी उन्होंने छोड़ी है, उनको निकाल दिया गया, लेकिन पहले तो पार्टी का हिस्सा ही थे वो। सलमान बलोच अच्छे लोगों में शुमार थे, वो एंटी पाकिस्तान नहीं है, और उनकी शायद रिजर्वेशन और आवाज उठाने पर उनको निकाला गया, क्योंकि फारूक सत्तार साहब अभी 4-5 आदमी में मिलकर माल घसीट रहे हैं। वो चाहे नून लीग के साथ माल बनाने की बात हो रही है, चाहे पीपल्स पार्टी को कुछ बेचते हैं, सेनेट की सीट बेचते हैं। जब सारी चीजें 4 आदमी के हाथ में आ जाएंगी, तो पार्टी के मुखलिस लोग या नाराज होकर चले जाएंगे, या खुद छोड़ के चले जाएंगे, या उनको निकाल दिया जाएगा आवाज उठाने पर। सही। तो फैसल साहब जी, अली रज़ा आप जवाब दीजिएगा, और आसिया साहिबा कह रही है वसीम अख्तर का नाम भी इस लिस्ट में ऐड कर लें। हाँ, बेशक ऐड करिए, लेकिन जिन लोगों के ऊपर अगर कोई ईमानदारी से, मेहनत से टैक्स देके अमीर होता है पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल में उस पर इशू नहीं होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर केसेस हैं और वो समझते हैं कि करप्शन किया है और करप्शन के तहत किया है, जैसे जहांगीर तरीन साहब ने अपने नौकर और अपने ड्राइवर के नाम पे शेयर खरीदे हैं, जगहें खरीदी हैं, तो वो भी उनका भी अपनी जगह पर केस बनना चाहिए और उसको ट्रायल होना चाहिए। अगर इस तरह सिर्फ इल्जामात के बेस पे आप किसी को नहीं कह सकते। आपके पास अगर शवाहिद हैं, उस शवाहिद के तहत आदमी का बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान हिजरत करके आए थे, उनके पास कुछ नहीं था।
ठीक। फिर उसके बाद जब उन्होंने पैसा बनाने के बाद वो आज बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान में, क्या उनको भी हम यही कहेंगे कि उन्होंने करप्शन की है? ऐसी ठीक है, बात नहीं है। इसी पॉइंट पर अली रजा साहब, इसी पॉइंट पर जरा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब तो फिर अब बात करते हैं कि जरा अगर आगे कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है या आम इंतखाबात में जो मैंडेट है कराची का वो किस जमात के पास होगा, किस तरह से वो तकसीम होगा। एक ब्रेक लेते हैं, आप तमाम लोग लाइन पे रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साहब भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब अखलाकी तौर पर अब फारूक सत्तार साहब को अपने तमाम मेंबरान से इस्तीफे ले लेने चाहिए और जब इस्तीफों के बाद ज़िमनी इलेक्शन होगा तो अब हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और तमाम मैंडेट मुस्तफ़ा कमाल और PSP का ही होगा। तो आसिफ साहबा, ये जो कह रहे थे अनीस खान खानी साहब ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात, इससे पहले जो ज़िमनी इलेक्शन देखे गए कभी PSP ने अपनी पावर को उसमें टेस्ट नहीं किया। सईद गनी साहब ने अभी यहाँ से जीता था PS54 का इलेक्शन, उसमें भी आप लोगों ने कॉन्टेस्ट नहीं किया। पता चल जाता अगर आप उसमें हिस्सा लेते कि कितनी आवाम इस वक्त आपके साथ है और असेंबली में आपकी नुमाइंदगी भी हो जाती। जी बिल्कुल, ये जो बात आपने कही है वो ठीक है कि हमने क्यों इस वक्त कहा कि जी तमाम ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो है वो अगर होते हैं तो हम इसमें हिस्सा लेंगे। उसकी बेसिक वजह है, देखें अरबाब, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर खड़ा हुआ होता है और हम इस दरमियान में अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन टोटली फ्रंट फुट के ऊपर है और तमाम की तमाम इंटैक्ट होके यूसी लेवल्स तक हमें ये पता है कि हम किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो हम अपना काम करेंगे और किस तरीके से हम इलेक्शन में मैंडेट लेंगे। अब से कुछ दिन के बाद जो है 10, 11, 12, 13 3 दिन के लिए जो है वो इलेक्शन हमारी कैंपेन स्टार्ट हो रही है मेंबरशिप की और उसके अंदर हमारी जो मेंबरशिप है हम इसको 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान में लेकर जाने का प्लान रखते हैं। डेफिनेटली उससे फिर अंदाजा हो जाएगा कि हम किधर हैं, क्या मामला है। लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन होगा तो उसमें PSP मैंने अनीस भाई ने आज बड़े क्लियर लफ्जों में कहा है कि अब फारूक सत्तार साहब के पास किसी किस्म का कोई अखलाकी जवाब नहीं रहता कि वो अपने अल्फाज के ऊपर खड़े ना रहे, वो इस्तीफा दे, तमाम के तमाम लोग इस्तीफा दे। हाँ, PSP फिर ज़िमनी इंतखाबात में जाएगी। तो अली रजा साहब जो मुतालबा कर रहे हैं अनीस खान खानी साहब, चूंकि फारूक सत्तार साहब ने तो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मुतालबा तो अब उनका जायज़ बनता है कि अखलाकी तौर पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस्तीफा दें भाई, अखलाकी तौर पे इनके पास जो लोग पार्टी छोड़कर गए हुए हैं, मैं आसिया साहिबा को ये कहता हूँ, चले चैलेंज देता हूँ। एक तो बड़ी बात की थी बहुत देर की मेहरबान आते आते कि आप लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कम से कम कदम रखना के लिए सोच लिया है आपने। तो ये जो 5-6 हमारे MPs गए में हैं जो कि MQM को छोड़ के PSP में बैठे हुए इस इंतजार में कि सेनेट के इलेक्शन होंगे तो और एक MNA जो है आतिफ हसनैन साहब, इनको चाहिए कि असेंबली में आए, स्पीकर के सामने अपनी सीट को छोड़े और वापस इलेक्शन लड़े हमारे साथ, हम उस पर खड़े होंगे, इनके खिलाफ हम हार भाई वो इस्तीफा दे चुके, वो इस्तीफा दे चुके, ये जो वो इस्तीफा दे चुके भाई, ये कम से कम सामने तो हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो मेरा चैलेंज है कि कल सुबह को जाके अपने सारे MPs को भेजें जो इनके पास हैं, उनसे रेजिग्नेशन करवाएं, सीटें खाली करवाएं, 3 महीने में वहाँ पे इलेक्शन होगा। आइए मैं सबके सामने पानी का जितने भी MPs आपके पास आए हैं वो तमाम लोग इस्तीफा दे चुके हैं MPs आपकी पार्टी में आए MQM छोड़ के। जी बिल्कुल, सिर्फ यही नहीं है, मैं अली रजा आब्दी को आपके चैनल के तवस्सुत से ये चैलेंज करती हूँ। मैं अली रजा आब्दी साहब को, फारूक सत्तार साहब को आपके चैनल के तवस्सुत से ये चैलेंज करती हूँ कि जाए जाके मियां अतीक का इस्तीफा लेकर दिखाए, जाए जाके इरम अजीम फारूकी का इस्तीफा देकर दिखाए, जाए जाके सलमान मुजाहिद बलोच का इस्तीफा लेकर दिखाएं। इनमें इतना दम तप्पड़ है तो ये जिनको इन्होंने निकाला है उन्हीं के इस्तीफे जाकर इन लोगों के जवाब अली रजा साहब से लेते हैं। आसिफ साहब, जो आपकी जमात के लोग हैं जो पहले MQM में थे और आपके पास आए, उन तमाम MPs इस्तीफा दे चुके, वो इस्तीफा दे के वो अनाउंसमेंट करके आए हैं। इनको इतनी तकलीफ है, ये चले जाए असेंबली के अंदर और ये जाकर उनके स्पीकर्स को जाकर कह दे कि जी इनको फायर किया जाए, ये जाए। मैं इनको चैलेंज करती हूँ। फैसल साहब, अली रजा साहब कह रहे हैं कि जो PSP में लोग शामिल हुए हैं वो इस्तीफा दे दें। आसिया साहबा कह रही हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं।
ये तो अजीब सूरत-ए-हाल अजीब ही हो गई। आप बताएं, इसका कोई हल है आपके पास? आप कुछ तजवीज़ कर सकते हैं कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, नहीं दिया? आपके पास वैसे इत्तिला क्या है? सबसे पहले तो जो अजीज कायम सानी साहब कह रहे हैं वो हमारी और मेरी भी डिमांड है कि जो फारूक सत्तार साहब ने 3 दिन पहले कहा था वो तो अब अपना कद काट बताने के लिए पाकिस्तानी कौम को बताएं कि अब हम जो जबान से लीडर बात कर रहे हैं उस पर खड़े हैं और हमने रेजोल्यूशन दे दी है। लेकिन जो असूली बात है वो अली रजा आफी साहब की इमरान खान साहब कितने यूटर्न लेते खुदा को मालूम। फैसल भाई कद काट की बात ना करें यार। अच्छा ना तो भाई हमने कभी ये कहा आपको? हमने तो इतने हमें 2 लाख के बात की कि अगर एक आदमी हमारा गया तो हम चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा डिसाइड करने वाली बात है अली रजा आफी साहब की, असूली तौर पे ठीक है, स्पीकर के सामने होता है, उसके अलावा रेजोल्यूशन नहीं होता। और यस आई एग्री कि वो मुखलिसी पाकिस्तान के साथ ये है कि वो बिल्कुल रिजाइन करें और पहले फारूक सत्तार साहब की बात पे खड़े हो और उसके नेक्स्ट मिनट इनको रिजाइन करना चाहिए जो PSP के अंदर गए। लेकिन जो साहब ने दूसरी बात की है अपने जिम्मी इंतखाबात की, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि जिम्मी इंतखाब अब होने नहीं है। उससे पहले तहरीक इंसाफ नए इलेक्शन की तरफ गवर्नमेंट को ले जाएगी, मजबूर कर देगी। तो जब इलेक्शन होने नहीं है तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना, तो उन्होंने ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है। तो इसीलिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि इलेक्शन लड़ना भी ना पड़े और अपनी बात भी रह जाए। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। तो आसिया साहबा, फैसल साहब भी कह रहे हैं कि जो इस्तीफा देने का तरीकाकार होता है वो तो स्पीकर के सामने ही जाके दिया जाता है। जो आपके पास जितने भी लोग अब तक आए MQM के, ज़ाहिर है उन्होंने अनाउंसमेंट तो की लेकिन जाकर स्पीकर के सामने जाकर उन्होंने इस चीज़ से आगाह नहीं किया उनको। भाई तो मैं आपको सिर्फ यही बात कह रही हूँ ना कि भाई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास कौन सा अखलाकी जवाब मौजूद है कि जो MPs हमारे पास आए, ये तो एक अलग बात मैं आपको बता रही हूँ, इनके पास कौन सा जवाब है कि ये इनसे इस्तीफा ले? क्योंकि इनसे इस्तीफा तो ले, सबसे पहले तो ये खुद इस्तीफा दे क्योंकि ये अल्ताफ हुसैन के मैंडेट पे बैठे हुए, और जब ये अल्ताफ हुसैन के मैंडेट पे बैठे हुए और उन्होंने अपना कायद चेंज कर दिया तो सबसे पहले तो ये इस्तीफा दें, ये इस्तीफा दें और फिर उसके बाद हमसे इस्तीफा मांगे। सही। अच्छा अली रजा साहब, जिन लोगों को आपने पार्टी से निकाला, सलमान मुजाहिद बलोच में सेनेटर अतीक साहब और इराम अजीम फारूकी, जिन भी वजूहात की बिना पर पार्टी छोड़ के गई, आपने उन लोगों से इस्तीफे की डिमांड की, उन लोगों का भी क्या इस वक्त स्टेटस है? सबसे इस्तीफे की डिमांड की है। स्पीकर सूबाई असेंबली को सरदार साहब ने लेटर भी जमा करा दिया। अब उसका वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी लेटर जमा करा दिए इनके नामों से कि ये जो बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, मराते ले रहे हैं, इनके पास ये चीज नहीं होनी चाहिए। असूलन और अखलाकी तौर पे तो भाई जो दूसरों पे लगा रहे हैं इनको कर देना चाहिए, ये जाके रिजाइन करें। इतने तगड़े हैं तो जाके उसूलन तो आपको भी इस्तीफा देना चाहिए अली रजा आफी साहब, इसलिए कि आप अल्ताफ हुसैन के मैंडेट पे बैठे हुए हैं कि 2018 से पहले असेंबलियां गिर जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि असेंबलियां गिरेंगी। मैं समझता हूँ कि आपके ख्याल में वक्त पर ही होंगे इलेक्शन? जी, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ उसमें। वक्त पर इलेक्शन होगी, ये सिर्फ अपनी तरफ से कुछ शोषे छोड़े जाते हैं और ये हर गवर्नमेंट में छोड़े जाते हैं। अली रजा साहब, ये जो PSP का ये जो आपके पास जो मैंडेट है वो बानी MQM का है, आप लोग अपना नहीं है, इस बुनियाद पर आप इस्तीफा दें, तो इस बुनियाद पर इनका ही मुतालबा जायज है? इनको क्या तकलीफ है उससे? हम कम अज कम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है, हम उसी में मौजूद है। हमने लाताल्लुक की है, बानी का होगा, लेकिन हमने लेकिन मैंडेट तो किसी और नाम का है ना? आपने कायद को बदल दिया, मैंडेट तो अल्ताफ हुसैन का है। हाँ, लेकिन अभी वही पार्टी, वही नजरिया, वही सोच लेके हम आगे। अली रजा, जब अब वो रहे नहीं, वो है नहीं, वो थे, तो फिर आप लोग इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने मैंडेट के साथ आए। 2018 में हमारा मैंडेट आ जाएगा, वो हम ले लेंगे उसको मैंडेट को, लेकिन हम कम अज कम पार्टी से तो नहीं बदले ना। हम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से निकल के 2018 के बारे में तो अली रजा साहब PSP कह रही है कि उनका मैंडेट है, तहरीक इंसाफ कह रही है उनका मैंडेट है, आप कह रहे हैं कि मैंडेट आपका। सबका हक है बोलने का कि उनका मैंडेट है। सारी पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी तक कहती है कि वो पाकिस्तान में हुकूमत बना लेगी, तो क्या आप समझते हैं वो बना लेगी? फैसल साहब तो कह रहे हैं कि जब तक आपका ये नाम ही बाकी नहीं रहेगा, किसी और नाम से आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये फैसल साहब की ख्वाहिश हो सकती है, इनकी सोच हो सकती है, इनको शायद कोई इरादे हो सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता। अवामी पार्टीज होती हैं, अवाम का जोर होता है, अवाम इसको मैंडेट होता है, अवाम चाहती है वो होता है। ये नहीं होता कि फैसल साहब चाहें तो मैं पार्टी का नाम बदल दूं या फिर नाम। फैसल साहब, ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश है या आप किसी बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं? कुछ ऐसी चीजें आपको पता है जिनकी बुनियाद पर आप ये बात कह रहे हैं? देखिए सर, मैंने तो 2012 में जो डिमांड की थी बानी कायद अल्ताफ हुसैन साहब के लिए कि उनके ऊपर रेड वारंट इशू होगा, उनकी जगह सील होगी, उनकी तहसील बंद कराई जाएगी, मैं उस पर सब चीजों पर खड़ा हूँ और करवा के छोड़ा। अलग ही
मेहरबानी है, मेरी कोई पॉलिटिकल फैसल साहब नहीं है, लेकिन अली रजा आपका फिर से बहुत सारी जगहों पे इल इन्फॉर्म है, कंप्लीटली इंडिया कायद जो आज है वो क्या गेम खेल रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 ये कि देखिए बैन तो उस पार्टी को, हर पार्टी को होना पड़ेगा जो पाकिस्तान का झंडा जलाएगा, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा। और 22 अगस्त से पहले भी ये रजिस्ट्री जो थी, रजिस्ट्रेशन वो 22 अगस्त से पहले तक गोलीबंद लाशें, आग लगाना, स्ट्राइक करना, उसी रजिस्ट्रेशन हुई भी पार्टी में होती थी। तो ये डिबेट इनसेंसिबल डिबेट होगी। मेरी पार्टी जिसने झंडा जलाएगी, मुल्क तोड़ने की बात करेगी, उसको बैन होना पड़ेगा और हमारे जैसे लोग उसको बैन करवाएंगे। फैसल साहब चूंकि वक्त कम है, जरा एक आखिरी शॉर्ट कमेंट ले लेता हूं। आसिया साहब, अब अरशद वोरा साहब तो आ गए, पीएसपी में अब कौन आ रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान से? अगला रहनुमा कौन होगा और कब ज्वाइन करेगा? मुझसे पूछ लिया, मैं बता देता हूँ। आपसे पूछता हूँ फैसल साहब, आता हूं आपके पास। इससे एक मिनट, इससे पहले कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूं, ये तो लाइन है, अब तो बौछार है। सिर्फ और सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगी कि मुझे खुशी इस बात की है कि अली रजा आब्दी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है आज कि जी मैंडेट किसी और का था। भाई जब मैंडेट किसी और का था तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तुम क्यों एंजॉय कर रहे हो? तुम इस्तीफा दो, तुम्हारी पूरी टीम इस्तीफा दे और उसके बाद फिर मैदान में आए और फिर बात करें। इस पर भी जरूर बात करेंगे किसी और प्रोग्राम में डिटेल से। चीज हो गई है। मेरे सवाल का शॉर्टली आप जवाब दीजिएगा, अब एमक्यूएम पाकिस्तान से और कौन सा लीडर और कब ज्वाइन कर रहा है आपको? बहुत जल्द और बहुत सारे। ठीक है। फैसल साहब, आप बता रहे थे कि आपको इल्म है इस बात का? नहीं, मैं तो 2-4 दोस्ती में वैसे ही रोक के बैठा हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, मसला ये है कि जी अभी ख्वाजा सुहेल साहब है और सलमान बलोच साहब से राब्ते कायम है बड़े सॉलिड किस्म की, और भी 8-9 दफे में 1-2 और लोगों ने जाना है। अली रजा साहब, शॉर्टली आप इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे इस बात पे? बिल्कुल मुख्तसर। पीएसपी वालों ने तो जब पीएसपी बनाई थी कहा था हम लात मारते हैं एमएनएशिप पे, एमपीएशिप पे, अब क्यों इलेक्शन लड़ने के लिए अपना टाइम ठीक है। बहुत शुक्रिया अली रजा आब्दी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। आसिया इसाक साहब पीएसपी की रहनुमा हमारे साथ थी और फैसल वोरा साहब पीटीआई से हमारे साथ थे। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए।